क्लास 9th के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था सेल यानी कोशिका। इसमें बहुत सारी बात आपको बताई गई थी। सेल क्या है, सेल को सबसे पहले किसने खोजा, और भी जो भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो सब, और असाइनमेंट भी साथ साथ लोड किया गया होगा। जब स्कूल खुलेगी तो हम जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको चेक करेंगे आपने क्या बनाया। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, किताब की गहराई में जाइए, किताब को ढंग से पढ़िए, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ऊपर ऊपर समझ लेने से काम नहीं चलता है, साइंस को डीपली पढ़ना पड़ता है, एक एक पॉइंट को समझना पड़ता है। अब हम दूसरे टॉप चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है टिश्यू, उत्तक बोलते हैं। सेल के बाद ही टिश्यू बनता है, सेल से ही टिश्यू बनता है। डिवीजन ऑफ लेबर एक शब्द आता है इसमें, जिसका मतलब है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है कि शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग काम है। ऐसा नहीं है कि शरीर के सारे अंग एक ही तरह के काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब शरीर के सभी अंगों का अलग अलग काम है तो उनकी बनावट भी अलग अलग होगी, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। यही कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन। काम को अलग अलग लोगों में बांटा हुआ है, काम का बंटवारा अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह का है, और इस काम के लिए ही टिश्यू बने हैं। इसलिए टिश्यू का संबंध डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द बॉडी है। डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द बॉडी ही होता है। तो अब सबसे पहला जो शब्द है हमारा कि टिश्यू यानी उत्तक किसको कहते हैं, तो उत्तक का बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का समूह, सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर जिनकी बनावट संरचना एक जैसी है, एंड वर्क टुगेदर और सब कोई मिलजुल कर एक जैसा काम करते हैं, एक खास काम को करते हैं मिलजुल कर। यानी कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो मिलजुल कर एक खास काम को करे, उसे ऐसे ही कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यू कहते हैं या उत्तक कहते हैं। अंग्रेजी में ए ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यही है सबसे सिंपल डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। कोशिकाओं के वैसे समूह जो एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक खास काम को करते हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू का निर्माण जो हुआ है शरीर में, वो डिवीजन ऑफ लेबर को ध्यान में रख के किया गया है। किस अंग का कौन सा काम है, कौन सा अंग कौन से काम के लिए उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारे शरीर में तरह तरह के सिस्टम मिलजुल कर इस जीवित शरीर को जीवित रखते हैं, जिंदा रखते हैं, बनाए रखते हैं। किसी सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाती है, किसी अंग में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो मनुष्य या कोई भी प्राणी अस्वस्थ हो जाता है, डिजीज हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे हालत में जीवन को जीवित रखने में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यही है टिश्यू। और स्टडी ऑफ टिश्यू, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं टिश्यू का, वो ब्रांच कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान। इसी में हम सभी तरह के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हमको प्लांट और एनिमल के टिश्यू का डिस्क्रिप्शन जानना है। सब इसमें डिस्क्रिप्शन में 3 बातों को अच्छी तरह जानना है, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर माने ये टिश्यू कैसे होते हैं, कैसी इनकी बनावट होती है, इसके बारे में किताब में तरह तरह के डायग्राम दिए गए हैं। आप उस डायग्राम को घर पे बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट के अनुसार अपना अपना होमवर्क पूरा कीजिए।
और सभी तरह के टिश्यू का फोटो डायग्राम, लेवल डायग्राम दिया हुआ है, वो आप बनाने का अपने घर पे पेंसिल और रबर की मदद से प्रयास कीजिए। तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। हम लोग जानते हैं कि प्लांट भी सजीव की श्रेणी में आते हैं, पेड़ पौधा भी सजीव है क्योंकि उसमें सजीव के सारे लक्षण होते हैं। वो भी ग्रोथ करता है, वो भी न्यूट्रिशन करता है, वो भी संतान को जन्म देता है, उसके संतान बीज और फल होते हैं, फूल से निषेचन होने के बाद ये सब बनता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन समझेंगे कि प्लांट में टिश्यू ज़्यादा नहीं है, बहुत संक्षिप्त है। प्लांट के टिश्यू का क्लासिफिकेशन किताब में दिया है, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि प्लांट के टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे का नाम है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक, अच्छा एक बात और यहाँ पे बताना जरूरी है, आप अगर विचार करेंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में क्या अंतर होता है तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। सबसे पहला अंतर तो ये है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर ओन फूड, लेकिन जानवर लोग जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक हो नहीं सकते हैं। दूसरा बात आप ये भी गौर करेंगे कि पेड़ पौधे जीवन भर बढ़ते हैं, जब तक उनकी आयु होती है, जब तक वो दुनिया में जीवित रहते हैं, तब तक उनका विकास, उनका ग्रोथ चलता रहता है। एग्जाम्पल है, आप देखिए कि पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते निकल आते हैं। पेड़ का सूट जो है, एक छीप भाग जिसको कहते हैं, एपेक्स पार्ट जो है, वो हमेशा हर साल कुछ न कुछ बढ़ जाता है। लेकिन जीव जंतुओं में ऐसी बात नहीं होती है। हम लोगों के बढ़ने की उम्र है, वहाँ तक हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सेक्रेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और हमारा ग्रोथ एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन पेड़ पौधे में ये बात नहीं है। पेड़ पौधे में के टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा कहलाता है परमानेंट टिश्यू। हिंदी में कहेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहेंगे विभाज्योतक। विभाज्योतक का मतलब है कि इस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो हमेशा जीवन भर डिवाइड करते रहते हैं, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा है मेरिस्टेमेटिक। और परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं जो एक बार टिश्यू बन गया उनमें सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाएगी, उनके सेल आगे डिवाइड नहीं करेंगे और वो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे हमेशा के लिए पेड़ पौधे में। तो वो तो सबसे पहले टिश्यू को दो भाग में बांटे, इधर मेरिस्टेमेटिक उधर परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक का लोकेशन 3 जगह है। पेड़ पौधे में ये 3 जगह पाए जाते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक का फिर 3 डिवीजन। एक का नाम है एपिकल, दूसरे का नाम है लैटरल और तीसरे का नाम है इंटरकैलरी। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के हो गए। एपिकल जो छीप पर होगा, सूट के एपेक्स पर होगा, उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम तना के लैटरल साइड में, अगर ये तना है तो इसका लैटरल साइड ये कहलाया, ये लैटरल साइड है, यहाँ पे होंगे। और लैटरल मेरिस्टेम में जब डिवीजन होगा तो पेड़ पौधे के तने की मोटाई बढ़ेगी। यानी आप जब पौधा लगाते हैं तो उसका तना इतना होता है, साल 2 साल बाद उसका तना इतना मोटा हो जाता है। तो समझिए कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तने में, वो अपना काम कर रहा है, वो सेल डिवीजन कर रहा है और धीरे धीरे तने की मोटाई बढ़ रही है। तीसरा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम तने में उस जगह पे होता है जहाँ से नया नया ब्रांच, नई नई बर्ड कलिकाएं निकलती रहती है, उस जगह पर कहा जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन हुआ। परमानेंट टिश्यू में आप आ जाएंगे तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है, उसका नाम है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब हो गया साधारण, ऐसा टिश्यू जिसकी सभी कोशिकाएं, उसमें पाई जाने वाले हर एक सेल का डिजाइन एक जैसा होगा, उसको हम कहेंगे सिंपल।
परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसको कहेंगे जिसमें तरह तरह के अलग अलग तरह के सेल होंगे और अलग अलग तरह का उनका फंक्शन होगा, उसको कहेंगे परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल को भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अंडाकार होती है, गोल गोल होती है, राउंड शेप्ड होती है। ये पौधे के जितने भी सॉफ्ट अंग हैं उनमें पाया जाता है। और इस पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोर करना। इस पैरेन्काइमा में के सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, जगह भी होते हैं। कभी कभी पैरेन्काइमा में कुछ खास कोशिकाओं में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तब उस पैरेन्काइमा का नाम बदल के क्लोरेन्काइमा हो जाता है। कभी कभी पैरेन्काइमा के बीच एयर स्पेस होता है। ज़्यादातर जलीय पौधे में, हाइड्रोफाइट में आप देखेंगे कि उसके पत्ते पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, तो उस जगह पर एरेन्काइमा होता है। तो पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा भी हो सकता है, एरेन्काइमा भी हो सकता है। उसका मेन काम है फूड को स्टोर करना, और वो प्लांट के सॉफ्ट अंग में पाए जाते हैं। वो पत्ते में भी होंगे, वो तने में भी होंगे, वो जड़ में भी होगा, हर जगह इस तरह का टिश्यू। और फूड भी स्टोर करके रखता है, सरप्लस फूड जो समय पे काम आएगा वो है। पैरेन्काइमा के बाद आता है दूसरा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा की कोशिकाएं पंचभुजाकार पेंटागोनल, अष्टभुजाकार हेक्सागोनल होंगे, और उस सेल के प्रत्येक कॉर्नर पे सेलुलोज का ज़्यादा जमाव होगा, सेलुलोज ज़्यादा थिकन होंगे, ज़्यादा मजबूत से उस जगह कंसंट्रेट होंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्केलेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और ये जब तने कुछ पुराने हो जाते हैं, जब पेड़ पौधा कुछ पुराना हो जाता है, तो उसमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो रिजिडिटी प्रदान करता है। और नहीं तो हवा का एक झोंका आएगा तो पेड़ टूट जाएगा, डांट टूट जाएगी, उसके ब्रांच गिर जाएंगे। तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट बना के रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोलेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा की कोशिकाएं भी वैसे ही होती है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल हो सकते हैं, पंचभुजाकार या षष्ठभुजाकार हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोलेन्काइमा से, क्योंकि इसमें कॉर्नर पे नहीं बल्कि ऑल अराउंड द सेल वाल के चारों तरफ सेलुलोज तो होता ही है, सेलुलोज के अलावा लिग्निन भी होता है, एक तरह का केमिकल है। ये केमिकल सेल वाल पे जम के सीमेंट की तरह उसको रिजिड बना देता है, ये मतलब हार्ड बना देता है, और इस तरह से तने काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, हिलाने डुलाने से टूटने वाले नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे स्केलेरेन्काइमा। तो स्केलेरेन्काइमा का आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी उसके डायग्राम कैसे होंगे, उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है पौधे में, और उनका लोकेशन पौधे में वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जड़ में किस जगह पाए जाएंगे, तना में किस जगह पाए जाएंगे, पत्तों में किस जगह पाए जाएंगे। इसी बात को हमें याद रखना है किताब पढ़ के। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा। इसके बाद परमानेंट टिश्यू का तो ये सिंपल था। अब परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 ही प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिनको हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं। पिछले क्लास में, जूनियर क्लास में भी बच्चे जाइलम और फ्लोएम को अच्छी तरह जानते हैं। सभी बच्चों को ये मालूम है कि जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल करता है फ्रॉम सॉइल टू द एपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब मिट्टी से जल और खनिज लवण को जड़ की कोशिकाएं अवशोषित कर, एब्जॉर्ब करके उसको छिप तक भेज देती है, पत्तों तक भेज देती है। ये जाइलम का काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द एपेक्स पार्ट ऑफ द
प्लांट, ये पूरे पार्ट में भेज देती है जाइलम। और फ्लोएम का काम है पत्तों में जो भोजन तैयार होते हैं ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो प्लांट के हर पार्ट में न्यूट्रिएंट के रूप में उसको भेजती रहती है। सब जगह, हर जगह जब सेल है तो हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर सेल को भोजन चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए। इसके लिए वो कंडक्शन करता है फूड का। तो जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये है। अब जाइलम के जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट जाइलम के ऐसे आपको, इससे पहले जरा एक टॉपिक और है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, बस इसके बाद मैं इस पर आता हूँ। तो जाइलम के कंपोनेंट तो ट्रैकीड और वेसल है। आपकी किताब में ट्रैकीड का भी फोटो दिया है, वेसल का भी दिया है। ऐसे जाइलम में 4 प्रकार के सेल हैं, 4 प्रकार के। एक का नाम मतलब ट्रैकीड हुआ, वेसल हुआ, ये तो मेन, यही तो वाटर कंडक्ट करता है मेन। लेकिन इसके सपोर्ट में, इसको बल प्रदान करने के लिए इसको ये सब लंबे लंबे सेल हैं, पाइप जैसे हैं, लंबे लंबे पाइप जैसे सेल हैं। तो लंबे पाइप सेल को बगल बगल से सपोर्ट देने के लिए जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है और जाइलम फाइबर भी होता है। यानी जाइलम के 4 कंपोनेंट, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकीड एंड वेसल मेन है, एग्जीक्यूटिव है, ये काम करता है, ये पानी पहुंचाने वाली नली है, ऊपर तक जाती है। वेसल तो बिल्कुल सीधा होता है, वेसल तो एकदम पाइप जैसा होता है, जबकि ट्रैकीड जो होता है नुकीला होता है, ऊपर में नुकीला, नीचे नुकीला, बीच में रिंग या गड्ढे होते हैं। ये जाइलम का भी है, ट्रैकीड का भी पिक्चर है और वेसल का भी पिक्चर है। आप जब देखेंगे तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रैकीड इस टाइप का है तो वेसल आपको इस टाइप का मिलेगा, ऊपर नुकीला, नीचे नुकीला, और ये वेसल है और ये ट्रैकीड है। फिर इसमें रिंग होते हैं और इसमें गड्ढे होते हैं, जहाँ तहाँ आप देखेंगे किताब से आपको समझ में आ जाएगी। इसी के द्वारा कंडक्ट करता है। तो उसके पहले जरा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पे बात करें तो मॉर्फोलॉजी का हिंदी होता है आकृति विज्ञान। आकृति का मतलब एक्सटर्नल शेप साइज, बाहरी बनावट कैसा होता है। किसी भी जीव जंतु का एक खास मॉर्फोलॉजी होता है। जैसे तिलछट्टे का कुछ और मॉर्फोलॉजी होगा तो मनुष्य का कुछ और मॉर्फोलॉजी होगा। जल वाले जीव जंतु के आकृति कुछ नाव के आकार के होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फीचर है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और जो उसका इंटरनल फीचर है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। इंटरनल फीचर, अब जैसे जल के अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं, कौन कौन सा सेल का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेम में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीफ में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको या तो हम काट के, जैसे मान लीजिए ये जड़, हमने इस जड़ को पतला पतला काट के स्लाइड पे चढ़ा के माइक्रोस्कोप में अगर इसका अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एनाटॉमी। उसको हम कहेंगे आंतरिक विज्ञान। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक, इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर की बात कैसी है। तो जड़ या तना का एनाटॉमी जानने के लिए हम लोग को उसका सेक्शन करना पड़ता है, और ये सेक्शन 2 प्रकार का होता है। या तो किताब में लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन या एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है, शॉर्ट में आगे चल के किताब में टीएस और एलएस मिलेगा। तो ई हुआ टीएस, अगर मैं ऐसे काटूं पतला पतला कागज की तरह, एकदम बिल्कुल पतला, जितना थी काट सकता हूँ, इस तरह से अगर कटिंग किया जाए तो ये कहलाएगा टीएस। और अगर कहीं हमको इसके लंबे लंबे ट्यूब देखने हैं तो अगर हम लंबवत काटें, वर्टिकली काटें, इस तरीके से काटें पतला पतला, तो वो कहलाएगा एलएस। तो टीएस और एलएस की मदद से हम प्लांट के या किसी भी जीव जंतु के अंगों के अंदर के सेल की बनावट, सेल की सजावट, टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसमें एक और चीज है, फंक्शन ऑफ जाइलम, कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, ये हुआ। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहलाता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो पौधे में पाए जाते हैं उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है।
कहीं आप कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ेंगे, कहीं आप उसको वास्कुलर बंडल पढ़ेंगे, कहीं आप उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया इसको? कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया कि इसमें एक जैसे सेल नहीं है। ये पैरेनकाइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की तरह का एक ही जैसा सेल नहीं है। इसमें तरह तरह के सेल लगे हुए हैं और सबका डिजाइन भी अलग अलग है, सबका शेप और साइज भी अलग अलग है। तो ये अलग अलग तरह के सेल से जब कोई टिश्यू बनता है तो ऐसे टिश्यू को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू आपको मटेरियल कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे जाइलम पानी और मिनरल को ले जाता है, फ्लोएम जो है वो भोजन को ले जाता है, तो इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। और वास्कुलर बंडल इसको तब कहा जाता है जब हम किसी पौधे के जड़ या तना को काट के देखेंगे तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक रिंग में, एक वलय में या एक जगह या कभी कभी स्कैटर्ड मिलते हैं, तो उस समय इसको फिर कहा जाता है वास्कुलर बंडल, है ना। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम के तरह तरह के नाम हैं और ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, जैसा कि आपको कंपोनेंट ऑफ जाइलम बताया गया, ट्रैकिंग, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। उसी तरह से फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं। उनका नाम है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। मैंने नाम 2 ही का लिखा है क्योंकि ये 2 ही मेन हैं। बाकी जो 2 अदर हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये तो सपोर्टिव है, सपोर्ट देता है। जैसे मकान को सपोर्ट देता है ना पिलर, तो उसी तरह ये सपोर्ट देने वाले हैं, इन दोनों को सपोर्ट देते हैं। तो ये है इनके कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट हो गए, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना सभी जगह। पत्ते भोजन बनाते हैं, लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। जिस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उस पत्ते में बने हुए भोजन को प्लांट के सभी भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। ये जड़ में भी पहुंचाएगा और छिप तक भी पहुंचाएगा। इसके डायरेक्शन तरह तरह से होते हैं। जाइलम का डायरेक्शन एक ही है, नीचे से ऊपर, लेकिन फ्लोएम का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और उधर भी जा सकता है। तो वो मल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट है उसके फूड मटेरियल का। उसके बाद है फंक्शन, तो यही है फ्लोएम का, भोजन पहुंचाना सभी पार्ट में प्लांट का। एनिमल टिश्यू पर अब आप बात करेंगे। ये तरह तरह का जो डायग्राम है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, देखिए फिगर में फ्लोएम के कंपोनेंट कहाँ है, जाइलम के कंपोनेंट कहाँ हैं। कम से कम एक बार उसको देख के बनाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर हमारे दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी, हमारी मेमोरी में वो एक बार फील हो जाएगी, तो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना के दिखा सकते हैं। अब प्लांट टिश्यू के बाद जो अगला टॉपिक होता है स्क्लेरेनकाइमा तक और सब बता दिए, जाइलम, फ्लोएम। उसके बाद हमारा एनिमल टिश्यू थोड़ा विस्तृत है, थोड़ा एक्सटेंसिव सिलेबस है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि प्लांट जैसा कम नहीं है ये। प्लांट में तो बहुत कम थे। एनिमल टिश्यू का बंटवारा, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि एनिमल टिश्यू को तो सबसे पहले 4 भाग में बांटा गया। उसको कहा गया एपिथेलियम, उसके बाद कहा गया मस्कुलर, तीसरा कहा गया कनेक्टिव और चौथा कहा गया नर्वस। यानी कि एनिमल में जो टिश्यू है वो 4 भाग में बटे हैं। उनका नाम है एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फिर एपिथेलियम में कई प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इतने तरह के तो एपिथेलियम है। अब जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे तो हमारी चमड़ी के ऊपर मिलेगा,
स्क्वैमस एपिथेलियल हमारे बकल कैविटी में मिलेगा। ये सबसे बाहर में है, सबसे बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण वो है स्क्वैमस एपिथेलियल। जैसे हम लोग गाल के अंदर से थोड़ा सा छील करके निकाल के स्लाइड में देखेंगे तो वहाँ जो सेल होगा, वहाँ जो टिश्यू होगा वो होगा स्क्वैमस एपिथेलियल। ये हमारे फूड पाइप के अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे ही पाइप है तो इसके अंदर की लाइनिंग में भी एपिथेलियम है और बाहर की लाइनिंग में भी एपिथेलियम है। तो ये प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। अगर ये आपकी त्वचा पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं हो तो आपके शरीर में माइक्रोब प्रवेश कर जाएंगे, माइक्रोब प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बीमारियाँ हो सकती है। तो एपिथेलियम टिश्यू तरह तरह के डिजाइन के होते हैं और इनका लोकेशन भी तरह तरह का होता है। कुछ डिजाइन यहाँ दिखाया गया है, जैसे आप अगर किताब में देख रहे हैं तो ये स्क्वैमस है, स्क्वैमस है, क्यूबॉइडल भी मिलेगा, इक्यूबॉइडल है, इकोलुमिनर है, खम्मा जैसा जैसा है, देखिए ग्लैंडुलर भी होता है, सिलिएटेड भी होता है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो अब हम आपको एक मोटा मोटी बात समझा देते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम की कोशिकाएं चपटी होती हैं, चपटी फ्लैट होती हैं। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम की कोशिकाएं ट्यूब जैसा घन के आकार का होता है। कॉलुमनर एपिथेलियम की कोशिकाएं लंबी लंबी पिलर जैसी होती है और सिलिएटेड एपिथेलियम भी लंबी लंबी है लेकिन उनके ऊपर सीलिया लगा होता है। अब ये सारे टिश्यू हमारे शरीर के किन किन अंगों में पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं ये जानना है। बनावट तो हम किताब से देख लिए कि इस टाइप के होते हैं, अब जरा इनका लोकेशन समझिए शरीर में। तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम किडनी ट्यूब्यूल में मिलेगा, किडनी के अंदर मिलेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपके शरीर में जहाँ ग्लैंड है शरीर के अंदर वहाँ मिलेगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम हो सकता है सेक्रेशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम तो ग्लैंड है, ग्लैंड में है तो ग्लैंड तो कोई ना कोई रस निकालती है, स्राव करती है, सेक्रेट करती है। कॉलुमनर एपिथेलियम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नली में, जैसे आप यहाँ देख लीजिए एक फिगर है, ये अमाशय और अमाशय को काट के माइक्रोस्कोप में देखा गया है तो ये लंबी लंबी जो कोशिकाएं आपको दिख रही है ये है कॉलुमनर एपिथेलियम। तो इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, ये पाचक रस निकालती होंगी, तो इनका काम भी है सेक्रेशन। ये है सिलिएटेड एपिथेलियम, ये वाला सिलिएटेड है। इस तरह का डायग्राम आप बनाने का प्रयास कीजिए तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो मिलेगा आपको, ये आपको ओविडक्ट में मिलेगा, स्पर्म डक्ट में मिलेगा। इनका काम, इनके ऊपर में जो ये सीलिया लगा होता है ये स्पर्म को या ओवम को एक दिशा में गति देता है, एक दिशा में, इधर उधर नहीं, सीधे एक तरफ गति देगा। इस तरीका से स्पर्म को पहुंचाने में ओवम तक मदद करता है। तो ये तरह तरह के हमारे एपिथेलियम टिश्यू हो गए। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का होता है, एक का नाम है स्ट्रिएटेड, दूसरे का नाम है अनस्ट्रिएटेड और तीसरे का नाम है। इस सब का डायग्राम हम लोग अगले क्लास में आपको फिर से दिखाएंगे और फिर बताएंगे, फिर भी समझ लेंगे कि मस्कुलर टिश्यू स्ट्रिएटेड, लंबी लंबी कोशिकाएं, जहाँ तहाँ डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, टाइम हो गया, डार्क बैंड, लाइट बैंड मिला जाएगा। और ये इसको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे मन के अनुसार गति करते हैं। हमारे बाजू में, हमारे पैर में, लिम्ब में ये पाया जाता है, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन के कारण, हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे मेरी मर्जी होगी तो हम हाथ उठाएंगे, मेरी मर्जी होगी तो हम दौड़ेंगे, ये हमारी इच्छा के अधीन काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रिएटेड। और इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल कंकाल से जुटा रहता है। अनस्ट्रिएटेड मसल हमारे विस्केरल ऑर्गन में, विस्केरल ऑर्गन का मतलब हमारे अंदर के अंगों में पाया जाता है, जैसे हमारे ब्लड वेसल में हो सकता है। ब्लड वेसल का काम हमारे मन के अधीन नहीं है, ब्लड वेसल इनवॉलंटरी एक्शन में आता है, वो हमारे अंदर की बात नहीं है कि हमारे मर्जी से वो चलेगी या रुक जाएगी। तो जो काम हमारे मन के अंदर, मन के बिल के अनुसार नहीं होता है, उस जगह पे अनस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। और अनस्ट्रिएटेड मसल्स की कोशिकाएं
तर्कू के आकार की होती है, स्पिंडल शेप, नीचे नुकीला, ऊपर नुकीला, बीच में चौड़ा वो होता है। तीसरा है कार्डियक मसल, जो स्पेशली हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये भी ब्रांच होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और इस मसल्स की एक विशेषता ये होती है कि जन्म से पहले से ही हमारा हार्ट बीट करता रहता है, जिंदगी भर हार्ट बीट फैलता सिकुड़ता रहता है। हार्ट के फैलने और सिकुड़ने को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कह सकते हैं, क्योंकि हार्ट अगर फूलेगा और सिकुड़ेगा नहीं तो हमारे शरीर का ब्लड ईच एंड एवरी पार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन थ्रू आउट द लाइफ करता है, और ये मसल्स कभी थकते नहीं हैं, इनका काम कभी स्टॉप नहीं होता है। ये रात दिन लगातार मेहनत करते रहते हैं और हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। तो कार्डियक मसल पाया जाता है हार्ट में। हार्ट मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक मसल, एंड द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, एंड ए पर्सन who is eminent in the field of heart and heart disease are called cardiologist। वो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियक मसल हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ये सारी बात मैंने बताया। तो ये हमारा हो गया मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियम पहला, मस्कुलर दूसरा, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो बात आती है उसमें एरियोलर टिश्यू का नाम आता है, एडिपोज टिश्यू का नाम आता है। ये दोनों कहलाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो नाम आता है इसमें वो थोड़ा सा टेंडन और लिगामेंट की भी बात आती है इसमें। कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल मसल्स भी आते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार का हुआ। एक को कहेंगे एरियोलर, दूसरे को कहेंगे एडिपोज, तीसरे को कहेंगे स्केलेटल और चौथे को कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा फिर इनके बारे में डिफिनीशन, इन एरियोलर में 2 पार्ट, टेंडन, लिगामेंट। एडिपोज का कोई ब्रांच नहीं। एडिपोज तो वसा स्टोर करता है आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी को इंसुलेशन देता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और भी इसके काम हैं बहुत सारे। स्केलेटल मसल में आता है कार्टिलेज और बोन, क्योंकि इन्हीं से हमारा कंकाल यानी हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ का नाम आता है। ये 2 फ्लूइड है। फ्लूइड माने तरल है, तरल पदार्थ है। तो ये नर्वस टिश्यू में फिर कोई ब्रांच नहीं है। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन को आप जरूर याद कर लें कि किसको कितने भाग में बांटा गया है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो समझिए कि आप कम से कम सारे टिश्यू का नाम तो जान जाएंगे, और जब किताब पढ़ेंगे तो आप उसका लोकेशन भी जान जाएंगे, उसके फंक्शन भी जान जाएंगे। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन हो गया। स्ट्रक्चर आप किताब की मदद से देख के बनाएंगे, लोकेशन पढ़ के समझेंगे कि शरीर के किस अंग में ये है, और फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक में हम इन्हीं को डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर यही एनिमल टिश्यू हमारा अगला जो क्लास होगा पार्ट 2, वो पार्ट 2 में एनिमल टिश्यू का हम जनरली डिस्क्रिप्शन बताएंगे। फिर से हम आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं, हम आपको एपिथेलियम तो बता चुके हैं, मस्कुलर का किताब से आपको डायग्राम बताएंगे। आपके पास भी जो किताब होगी उस किताब में भी ये डायग्राम मिलेगा। बनाने का प्रयास आपको करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करते करते अभ्यास आपको भी सारी बातें समझ में आ जाएगी। डायग्रामेटिक वर्क जो भी बायोलॉजी में है वो बच्चे खुद तैयार करें। असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चन दिया है, आप बनाएंगे, इसको जब खुलेगी हम खुद चेक करेंगे कि आपने क्या किया।